इसमें हमारा एक सेल रह गया था ईंधन सेल। आज हम ईंधन सेल भी पढ़ेंगे और संचारण पढ़ेंगे। आप इनसे संचारण से तो थोड़ा बहुत जानते हो, रूबरू हो। ईंधन सेल में आपको आज पढ़ाता हूँ। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। देखो कैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे मैंने ईंधन सेल ले लिया, मान लो हाइड्रोजन ईंधन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया ईंधन 1/2, और ये सीधे ही कैसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा बताओ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं जल, और जल बनता है तो ये दिखने में तो बहुत आसान है, इतनी आसानी से जल नहीं बनता कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से। इसके लिए एक सेटअप जमाना पड़ेगा, उसके थ्रू बनेगा। प्लस बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब जल बनाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, इस ऊष्मा का कुछ उपयोग किया जाए। मतलब इस जो रासायनिक एनर्जी है, इस रासायनिक एनर्जी को यदि हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दें तो हमारा जल भी बन गया और प्लस लाइट भी जला सकते हैं। तो कुछ इस तरह से देखो सेटअप इसका, मैं इसका बनाता हूं डायग्राम ईंधन सेल का। सब लोग हेडिंग डाल लो, ईंधन सेल का चित्र, और बनाना चालू करो। ठीक है, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड पोरस होते हैं। पोरस का मतलब यदि नहीं जानते हो तो पोरस का मतलब होता है इन इलेक्ट्रोडों के अंदर छिद्र होता है, यानी कि ये छिद्रित इलेक्ट्रोड हैं, जिनको हम पोरस भी कहते हैं। देखो मैंने ये छिद्र बना दिए हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड बना लो सभी बच्चे, और इसके ऊपर प्लेटिनम का तार लपेट दिया जाता है। वो तार क्या करता है वो मैं बताऊंगा, तुम्हें अच्छी तरह पता है। प्लेटिनम एक माध्यम के रूप में, मतलब एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। प्लेटिनम का तार लपेटा है इसके ऊपर, और इन इलेक्ट्रोडों को एक सर्किट से ऊपर ले जाके जोड़ दिया गया है। जैसे ये सर्किट बना दिया, ठीक है, ये कुंडली है, यहाँ पर एक बल्ब लगा देता हूँ। ठीक है, बल्ब ऐसा कुछ होता है, और यहाँ से बल्ब के ये वायर, ये जलेगा। ठीक है, जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये जलने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे, वो अपन सेटअप जमाते हैं। देखो कैसे आएंगे इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रोडों को एक पात्र में रख दिया, और उस पात्र में एक तरफ से तो भेजी जा रही है ऑक्सीजन O2। ये पूरा सेटअप तुम्हारा तैयार हो चुका है, और यहाँ पर एक टोटी लगा दो नल की, जिसमें से हम जल को बाहर निकाल सकते हैं, H2। और इसके अंदर भरा क्या है, अम्ल या क्षार मिश्रित जल। ध्यान से देखो चित्र को, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अम्ल या क्षार मिश्रित जल यानी कि HCl, या तो अम्ल HCl, या फिर इसमें कोई क्षार मिला के और उसमें जल मिला दो, अम्ल या क्षार मिश्रित जल। एक तरफ से O2 आ रही है, एक तरफ से इसमें H2 भेजेंगे, यहाँ से इसमें हाइड्रोजन आएगी। क्योंकि आपको सेल तैयार करना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ईंधन सेल बनाना पड़ेगा। अब देखो होता क्या है इसमें, जब हाइड्रोजन इधर से आती है, ऑक्सीजन इधर से आती है, तो ये इन इलेक्ट्रोडों में से जो पोरस है, छिद्रयुक्त है, इन इलेक्ट्रोडों में से हाइड्रोजन अंदर आने लगती है, तो ये H+ आयन बनाती है। और जब H+ आयन बनेंगे तो देखो ये क्रिया एनोड पर हो रही है। एक तो इसमें एनोड होगा और एक इसमें कैथोड होगा। एनोड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागती है। H2 जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो 2H+ आयन बनते हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जो H+ आयन है वो तो अम्ल में चले गए, विलयन के अंदर है,
और इलेक्ट्रॉन आपके निकल के इस तार के थ्रू कहाँ पहुंच गए, कैथोड के पास पहुंच गए। और कैथोड पर क्या क्रिया हो रही है, देखो ये तो ऑक्सीकरण है, ये क्रिया तो क्या है, ऑक्सीकरण है। और जो दूसरी क्रिया होगी कैथोड पर, वो क्या होगी, देखो कैथोड पर क्या चीज है, ऑक्सीजन, यानी कि 1/2 O2, मैंने आधा O2 ले लिया, आप पूरा भी ले सकते हो, वो तो संतुलन करना पड़ेगा, 1/2 O2। और उसमें क्या मिलेंगे, उसमें H प्लस आयन मिलेंगे, H प्लस आयन प्लस, और क्या मिलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, अब जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 H प्लस आयन लिए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वापस बनेगा क्या, देखो H प्लस आयन। और ये तुम्हें दिखने में ऐसा लग रहा है हाफ O2 कितने हैं बताओ, एक ऑक्सीजन है ये, 1/2 O2 का मतलब आधा मोल ऑक्सीजन, यानी कि एक परमाणु, है ना। तो एक परमाणु और 2 हाइड्रोजन क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दान से क्या बनने लगा, इसके अंदर जल बनने लगा। और आप सब जानते हो कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं को जोड़ने पर रेडॉक्स अभिक्रिया आ जाती है, यानी सेल की संपूर्ण अभिक्रिया आ जाती है। अब तुम ध्यान से देखो, इनको जोड़ो, पहले तो काट लो जो कट रहा है, देखो क्या क्या कट रहा है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, H प्लस आयन से H प्लस आयन, ये कट गए तो नीचे क्या बचा, देखो H2 प्लस 1/2 O2 गिब्स, इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ क्या बचा, H2 प्लस जो ऊष्मा निकल रही है, उस ऊष्मा से क्या चल रहा है हमारा बल्ब। देखो ये रिएक्शन अपन ने पहले ही पढ़ ली थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाता है, जल प्लस ऊष्मा। अब देखो ये जल जब एक्स्ट्रा, इसमें जल तो पहले से भी था, HCl था, जल भी था, जो एक्स्ट्रा बनेगा उसमें से नली लगा के हम जल को बाहर निकाल लेंगे। और ये जल ऐसा है पीने योग्य है, ये खराब नहीं है। अब मुझे तुम बताओ, मैंने इसके उपयोग में पढ़ाया, मतलब इसकी विशेषताएं पढ़ाई कि ये प्रदूषण रहित सेल है, मुझे बताओ इसमें कौन सा वेस्टेज पदार्थ निकला जो प्रदूषण फैलाएगा, जो निकल रहा है उसे तो आदमी पी लेता है, जल ही निकल रहा है, और तो कुछ इसमें खास बन नहीं रहा, केवल जल बन रहा है, और जल भी खराब नहीं है, उसे पीता है। अच्छा, इस सेल का उपयोग फिर कौन करेगा, इस सेल का उपयोग अक्सर वो लोग करते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां अंतरिक्ष यात्री इस सेल का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर तो होता ही है, प्लस हाइड्रोजन का एक और ले जाते हैं, और वहां पे ये पूरा सेटअप बना लेते हैं। जितने दिन वो रहते हैं उन्हें पता रहता है कि हमें इतने दिन के लिए जाना है, तो उसके हिसाब से वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिलेंडर ले जाते हैं। और उन्हें पता है कि 1 घंटे यदि लाइट जलानी है तो 1 घंटे में कुछ पानी भी बनेगा, और जो वो पानी बनेगा उसे सब बांट के पी लेते हैं, मिल बांट के। ठीक है, जिसे 2 लीटर पानी निकला और 2 घंटे 3 घंटे लाइट जला ली, तो उनके 2 फायदे हो गए कि लाइट की तो लाइट जला ली अंतरिक्ष में बिना किसी बैटरी के, वहां पे बना ली, और लाइट भी जल गई रात में, और दूसरी बात उन्होंने जो जल बना उसे वो पी लिए। तो बताओ ये सेल अच्छा है कि नहीं, समझ में आया। थ्योरी मैंने तुम्हें समझाई दी कि इस सेल में सरंध्र 2 इलेक्ट्रोड, सरंध्र का मतलब होता है छिद्रयुक्त, सरंध्र 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, चाहे उनको प्लेटिनम के ही ले लो भले ही, ठीक है, चाहे कॉपर के ले लो, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अम्ल या क्षार मिश्रित जल भर देते हैं, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, यानी कि ये विद्युत अपघट्य का काम कर रहा है। इसके बाद एनोड कक्ष में हाइड्रोजन भेज देते हैं, और कैथोड कक्ष में ऑक्सीजन भेज देते हैं, इधर से हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन एनोड से निकलती है तो वो H प्लस आयन में परिवर्तित हो जाती है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो तार के थ्रू कैथोड पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये H प्लस आयन विलयन के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, और दोनों अभिक्रियाओं को, ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं को जोड़ने पर रेडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त होती है। अच्छा, आप ये भी देखो, इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना अपचयन, आपके सामने है, ये कैथोड पर क्रिया हो रही है, ये एनोड पर, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में बता दो।
पढ़ लिया। चलिए मैं समझाता हूँ। संचारण, संचारण का मतलब होता है, कई बच्चे ये सोचते हैं संचारण जंग ही होती है, जंग तो होती है और भी चीजें हैं। कुल मिला के ये है कि किसी धातु की सतह पर गैसों या नमी या विद्युत अपघट्य द्वारा उसकी सतह खराब हो जाती है, अवांछनीय यौगिकों की परत जम जाती है। अवांछनीय का मतलब होता है अननेसेसरी, जो हमें जरूरत नहीं है वो परत भी उस पर जम जाती है, उसे हम संचारण कहते हैं। बात यह है कि यदि लोहे की बात करोगे तो उस पर जंग लगता है तो वो एक संचारण है। यदि आप कॉपर की बात करोगे तो उस पर हरे और भूरे रंग की परत सी जमती है, हरी हरी सी, तो वो भी उसका संचारण है। वो जंग नहीं है पर वो उसका संचारण है, उसकी सतह खराब हो रही है। ठीक है, तो संचारण हर एक धातु में हो सकता है, बस ये है कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु होती है वो अधिक संचारित होती है, जो कम क्रियाशील धातु होती है वो कम संचारित होती है। तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, यानी सिल्वर गोल्ड ये बहुत कम संचारित होती है। तुमने देखा है प्योर गोल्ड की चेन या कुछ अंगूठी वगैरह हो तो उसे तुम पहन लो हाथ में तो जल्दी खराब नहीं होती है। यदि उसमें अशुद्धि मिली होंगी तो 110% अशुद्धियों के कारण वो संचारित हो जाती है। ऐसे ही लोहा भी होता है, यदि प्योर लोहा है तो कम संचारण होगा, लेकिन यदि उसमें अशुद्धि लगी होगी तो उसमें सेल जल्दी बन जाएंगे और वो संचारित होने लगेगा, माने उस पर जंग लगने लगेगी। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो पढ़ लो। धातुएं वायुमंडल की नमी, धातुओं को नमी चाहिए और कुछ गैसें चाहिए, जैसे उस पर एसिड बनाने के लिए कुछ गैसें चाहिए। मतलब कुल मिला के ये कि वायु चाहिए और उसमें नमी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, धातुएं वायुमंडल की नमी और गैसों आदि से क्रिया करके अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती है, यानी अननेसेसरी यौगिकों की परत बना लेती है, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, अब देखो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं इसका सिद्धांत, क्योंकि मेन वो सिद्धांत भी आता है संचारण और संचारण की क्रियाविधि समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं संचारण की क्रियाविधि समझाता हूँ। संचारण तो तुमने पढ़ लिया, हेडिंग डाल लो संचारण की क्रियाविधि, संचारण की क्रियाविधि। ठीक है, अब क्रियाविधि समझते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है देखो मैं इधर समझाता हूं तुम्हें क्रियाविधि को। मान लो ये एक लोहे की रॉड है, ये क्या है? लोहा है, लोहे की रॉड है। इसमें एक सिरा मान लो अच्छा है, शुद्ध है, तो ये हमेशा शुद्ध जो होता है वो एनोड होता है, और जो अशुद्ध होता है मान लो इस सिरे में अशुद्धि है, अशुद्ध, यानी कहीं ना कहीं लोहे की रॉड में कहीं अशुद्धि कहीं सही ऐसा हो सकता है ना, तो ये अशुद्ध है। मान लो यहाँ पे लोहा क्या है? अशुद्ध है, तो ये बन जाता है कैथोड। हमेशा ध्यान रखना शुद्ध लोहा एनोड और उसी से जुड़ा हुआ यदि दूसरी रॉड या वही रॉड है तो वो कैथोड बन जाती है। ठीक, और ये इसके चारों तरफ वायुमंडल है। ठीक है, ये मैं वायुमंडल ऐसे बना देता हूँ। जो इसके चारों तरफ रॉड के वायुमंडल है, जिसमें क्या क्या होगा? जिसमें देखो ऑक्सीजन वायु होगी, वायु होगी, और वायु के अंदर क्या क्या होंगे? O2 होगी, CO2 भी होगी, नमी होगी, नमी यानी कि H2O होगा, बहुत सारी गैसें होंगी और अदर गैसें होंगी। ये पूरा वायुमंडल है इस रॉड के चारों तरफ। ठीक है, अब ये कैसे लोहा जंग पकड़ता है वो अपन को देखना है, इसके अंदर किस तरह से क्रियाएं होती है। ये किसकी रॉड है? लोहा, जिसको हम बोलते हैं F। ठीक है, ये भी F ही है, लेकिन ये जो मान लो इधर है वो शुद्ध है और इधर जो Fe है वो अशुद्ध है। ठीक है, देखो यहाँ क्रिया क्या होगी एनोड पर, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। एनोड पर क्या होगा देखो, ये है Fe आपका, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो बनाएगा Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, कैथोड। और कैथोड पर इसको मिलेगा क्या क्या, वो देखो। कैथोड पर उसे मिलेगा जल, कैथोड, कैथोड पर उसे क्या मिलेगा, एक तो जल नमी मिलेगी, और क्या मिलेगी, वायु मिलेगी, 1/2 O2 वायु मिलेगी। और क्या, जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कैथोड पर, यानी कि उसके ऊपर एक परत जम जाएगी यहाँ पे जंग की। उसमें क्या क्या मिलेगा, जल होगा, वायु होगी, जल कहाँ मिल रहा है, वायुमंडल से ही मिल रहा है, और ऑक्सीजन भी, वो तो इसको भी मिल रहा था, पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, त्याग रही है, तो इसको ग्रहण करने पड़ेंगे। यानी कि जब पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब दूसरा ग्रहण करने वाला भी होगा। यदि ग्रहण करने वाला नहीं हुआ तो संचारण होगा ही नहीं। ये त्याग के बस एक बार एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसके बाद जब कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं अपने आप। ठीक है, तो जब भी तभी तो कहते हैं कि रॉड को अंदर रख दो, बाहर नमी में मत रखो। यदि लोहे को तुम बाहर बरसात में डाल दोगे तो मुश्किल से 10 दिन लगेंगे, 10 दिन में उसमें जंग लगना चालू हो जाएगी, क्योंकि बाहर उसे क्या मिल रही है, नमी मिल रही है। ठीक है, ऑक्सीजन तो भरपूर है ही, लेकिन अंदर रखने से उसे नमी कम मिलती है, जिससे सेल नहीं तैयार होता है, संचारण नहीं बन पाता। अब देखो H2O 1/2O2 और इलेक्ट्रॉन जब ये क्रिया करेगा तो बनाएगा OH- आयन। देख लो रिएक्शन को, और कितने OH- आयन बनेंगे, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ कितना है, 1, तो 2 ही बनेंगे, 2 हाइड्रोजन हो गई। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 1, यहाँ भी तुम देखोगे तो ऑक्सीजन 1 ही है, क्योंकि 1/2O2 का मतलब होता है 1 ऑक्सीजन। कैसे, 1/2 और O2, और 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1। यानी कि जो कैथोड पर क्रिया हुई है वो ये है, और हुआ क्या है इसमें, अपचय। ठीक है, कैथोड और एनोड की दोनों क्रियाएं समझ में आ गई। अब आगे होता क्या है, एनोड पर जो बना है Fe2+, एनोड पर जो बना है Fe2+, और कैथोड पर जो बना है OH- आयन, ये Fe2+ और OH- आयन आपस में क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करके बनाते हैं FeOH का होल ट्वाइस। माने कैथोड और एनोड ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हट ही जाते हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। जो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसको भरपूर मात्रा में नमी मिलती है, जल, और उसको ऑक्सीजन भी मिलती है, जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए, तो ये बन जाती है फिर FeOH का होल थ्राइस। कैसे, देखो Fe और OH का होल ट्वाइस तो पहले ही था, थ्राइस कैसे बन गया, ये हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, 1 ऑक्सीजन, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन और मिल गए, और पहले 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन पहले के थे, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, FeOH का होल थ्राइस। लेकिन इसको संतुलित करने के लिए 2 अणु यहाँ लेने पड़ेंगे और 2 अणु यहाँ लेने पड़ेंगे। अब देख लो तुम, ऑक्सीजन हो गए 3 और 2 आगे लगाए तो 6, हाइड्रोजन देखो 3 और 2 आगे लगाए तो 6, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। देखते हैं ये कितने OH हैं, 2, आगे क्या लगाए 2, तो ये कितने हो गए, 4, 4 तो यहाँ हो गए OH, और यहाँ कितने हैं, 1 और 1, 2 ऑक्सीजन और 2 ही हाइड्रोजन, माने 2 OH यहाँ, तो टोटल OH कितने हो गए, 6। Fe आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे कितने हैं, 2। अब देखो बनने वाला है बस फॉर्मूला, ये थोड़ी ही देर में अपघटित होके बनाता है Fe2O3, इसी को बोलते हैं जंग इनटू XH2O, जंग या रस्ट, RUST, रस्ट। संतुलन करना है तो देख लो, Fe2 कितने Fe हैं, ये 2, तो Fe2O3, तो ऑक्सीजन इसमें टोटल कितने थे, 6 थे, 6 में से कितने यूज कर लिए इसने, 3, कितने बचे होंगे, 3, यानी इस X की जगह में क्या लगा सकता हूँ, 3 लगा सकता हूँ। हाइड्रोजन भी तुम चेक करो, 3 दूनी 6, और हाइड्रोजन 3 दूनी 6,
मतलब यदि मैं 2 अणु FeOH के बनाता हूं तो मुझे 3 अणु नमी किस पे मिल जाएगी, इस तार पे मिल जाएगी और ये मोटी होती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे ये Fe2O3 मोटा होता जाएगा वैसे वैसे ये परत इस पे एक दूसरे पे चढ़ती जाएगी और ये तार मोटा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा लोहा एकदम परत में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जंग में परिवर्तित हो जाएगा। कई बार तुमने लोहे की रॉड देखी हो तो जब उस पर जंग अच्छी खासी जम जाती है तो आप उसे हाथ से भी हटाओगे तो वो परत हट जाती है, देखा है कभी? संचारण क्या है? धातुएं वायुमंडल की नमी तथा गैसों आदि से क्रिया करके अवांछनीय यौगिकों की परत बना, इस क्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण की क्रियाविधि इस प्रकार है कि इस सिद्धांत को हम अशुद्ध लोहे की छड़ तो बनती है कैथोड और शुद्ध लोहे की छड़ एनोड, इस प्रकार इसको समझेंगे। इस सिद्धांत को हमेशा हम जानते भी हैं कि एनोड शुद्ध और कैथोड अशुद्ध होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन। तो ये तो एनोड वाली रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, Fe2+ में परिवर्तित हो जाता है, इसको मान लिया हमने समीकरण 1। दूसरा देखो, इस छड़ पर जहां शुद्ध लोहा है वहां पर क्या मिलेगा, देखो नमी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। तो नमी और ऑक्सीजन एनोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जैसे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बनेंगे OH- आयन और ये क्रिया हो गई अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया में जो पदार्थ मिल रहे हैं वो आपस में क्या है, जुड़ जाते हैं, यानी कि वो आपस में क्रिया कर लेते हैं और जुड़ने के बाद बनता है FeOH का होल ट्वाइस। तो JFeOH का होल ट्वाइस वायुमंडल में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है FeOH का होल थ्राइस। इसको बोलते हैं फेरिक ट्राईहाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक डाईहाइड्रोक्साइड। और ये जंग में परिवर्तित हो जाता है, यही थोड़ी देर बाद बन जाता है Fe2O3 और जिसका नाम है जंग। और रासायनिक नाम यदि पूछ ले तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सब लोग नाम देखो इसका पूछ लेता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। बोलो समझ में आया?